हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक नए टॉपिक को लेकर के, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या होगा हमारा? इम्यूनिटी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम लोग वेरियस टाइप्स के डिजीजेस को कंट्रोल करते हैं, या हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हमको नहीं हो पाते हैं ड्यू टू इम्यूनिटी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो एक्चुअली में एक टर्म से आया है, इम्यूनिस। ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है, जनरली मतलब आप कह सकते हो फ्री। क्या मतलब होता है इसका? फ्री। ओके, इसी टर्म से ये बना है इम्यूनिटी। अब देखो, अगर हम लोग इम्यूनिटी को देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक टाइप का क्या है ये, तो एक टाइप का ये रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है, एक टाइप का रेसिस्ट प्रॉपर्टी है हमारे बॉडी का अगेंस्ट पैथोजेनिक एक्टिविटी। It is a kind of resist property, properties कर देते हैं of our body against पैथोजेनिक एक्टिविटीज, है ना। पैथोजेनिक एक्टिविटीज के अगेंस्ट हमारा बॉडी में जो रेसिस्ट सिस्टम है उसी को हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ओके, और अगर हम लोग इससे रिलेटेड सिस्टम की बात करें, मतलब वो कौन सा सिस्टम है जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सो दैट सिस्टम इज कंसिडर्ड एज इम्यून सिस्टम। ये क्या है? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कहेंगे कि अ काइंड ऑफ कम्प्लेक्स सिस्टम है। इम्यून सिस्टम कैसा है भाई? तो एक कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड resistance against पैथोजेनिक एक्टिविटीज, है ना। ये एक्चुअली में क्या है? कम्प्लेक्स सिस्टम है हमारे बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन का, और ये कम्प्लेक्स सिस्टम जो होता है वो हमको पैथोजेनिक एक्टिविटीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी को एक कंडीशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। अगर हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो काम करे, कुछ इस टाइप का एक्टिविटी शो आउट करता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम से कौन कौन सा बॉडी पार्ट जो है हमारा इन्फेक्ट, मतलब ये है, क्या कह सकते हैं, टैग अप है, ये कर सकते हैं। देखो, एक्चुअली में हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम पाए जाते हैं, चाहे वो रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, जितने भी सिस्टम होते हैं, हर सिस्टम में इम्यून सिस्टम का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट्स ऐड होता है, और वो बचाता है आपको किससे? वेरियस टाइप के इन्फेक्शन से। या फिर अगर आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो फाइट करता है, उसके अगेंस्ट वर्क करता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में उसके टुवार्ड्स रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके, या उसके अगेंस्ट अपना कुछ काम कर सके। ओके, तो ये हम लोग बोलते हैं क्या? इम्यून सिस्टम। अब एक और टर्म हम लोग समझ लेते हैं इससे रिलेटेड, एक और टर्म समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। जब हम लोग इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम लोग ये भी जान लें कि इम्यूनोलॉजी क्या होता है। ओके, देखो, इम्यूनोलॉजी आप कह सकते हो कि ये क्या है भाई? तो लिविंग साइंस का एक ब्रांच है ना। इट इज ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस which
which deals about a structure and function of immune system, है ना। ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिटरमाइन करने वाला ब्रांच है बायोलॉजी का, जो ये बतलाता है कि हाउ वी कैन मैनेज आवर इम्यून सिस्टम एंड हाउ आवर बॉडी कैन मैनेज वेरियस इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो एक और बात हम लोग समझ लें कि फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किनको कहा जाता है। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बोला जाता है एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर, आपको पता होगा एडवर्ड जेनर के बारे में कि एडवर्ड जेनर जो थे वो क्या थे भाई, तो सबसे फर्स्ट वैक्सीन का क्रिएशन किया था उन्होंने। फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, है ना। स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने वैक्सीन का क्रिएशन किया था। ओके, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी उन्हीं को बोला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसका टाइप क्या है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ओके। अब देखो हमारे बॉडी में दो टाइप का इम्यून सिस्टम या दो टाइप का इम्यूनिटी पाया जाता है। एक को बोलते हैं हम लोग इनेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी। और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो टाइप की इम्यूनिटी के बारे में बात की गई है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो इनेट इम्यूनिटी जो होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक है और ये कॉमन इम्यूनिटी है, या फिर कह सकते हैं इनबॉर्न इम्यूनिटी है। ओके, वहीं पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप के पैथोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है। ये क्या है? इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है और अकॉर्डिंग टू नीड डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू नीड डेवलप होता है। ये एक बेसिक डिफरेंसेस है इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। तो आज के वीडियो में हम लोग एटलीस्ट इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो हमारा वीडियो होगा वो स्पेशली इनेट इम्यूनिटी के बारे में होगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इनेट। तो बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। ओके, अच्छा एक और बात मुझे याद आ रही है। देखो इनेट इम्यूनिटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लें कि इम्यूनोलॉजी जो है ना, इम्यूनोलॉजी जो है आपका, उसको हम लोग बांटते भी हैं अलग अलग टाइप में। जैसे इम्यूनोलॉजी को अगर हम लोग देखें तो देखिए दो टाइप का इम्यूनोलॉजी जनरली यूज किया जाता है, टर्म उससे रिलेटेड मैं उसको बता देना चाहता हूं आपको। एक होता है बेसिक इम्यूनोलॉजी। बेसिक इम्यूनोलॉजी कहने का मतलब क्या हो गया कि जनरल सेंस में ये बात होता है, मतलब जनरल इन्फेक्शन हो गया, हमारे बॉडी के अंदर जो वेरियस टाइप के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इम्यून सिस्टम के जैसा काम करते हैं, वो हो गया। और एक होता है क्लिनिकल, एक होता है क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी बेसिकली क्या होता है, मेडिकल सेक्टर में यूज किया जाता है फॉर मेडिकल सेक्टर। मेडिकल सेक्टर में कहने का मतलब क्या, जैसे ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इसी को कंट्रोल करके जनरली क्या होता है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका इलाज करते हैं या इसी से रिलेटेड कुछ काम करते हैं वो लोग। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। और बेसिक इम्यूनोलॉजी जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, इवन स्किन हो गया, हेयर्स हो गया,
आपके ये आई से निकलता है, दैट इज लैक्रिमल ग्लैंड्स हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, हमारे स्किन में पाया जाता है, टीयर्स ग्लैंड हो गया। दिस ऑल आर बेसिक इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम विच अकर इन आवर बॉडी। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे इनेट इम्यूनिटी का। देखो इनेट इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं क्या क्या, इसका बहुत सारा नाम है। जेनेटिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, जेनेटिक इम्यूनिटी। और क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी आप नाम दे सकते हो जनरल वे में। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, फैमिलियल इम्यूनिटी आप बोल सकते हो, है ना। फैमिलियल इम्यूनिटी भी आप इसका नाम दे सकते हो। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेचुरल इम्यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं इसको। हम लोग इसको नेचुरल इम्यूनिटी के सेंस में भी ले सकते हैं। तो किस टाइप का इम्यूनिटी होता है। एक और मैं बात बता दूं कि इसको हम लोग फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी भी बोलते हैं। फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी, तो आप समझ रहे हो इनेट इम्यूनिटी को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, जेनेटिक इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, फैमिलियल इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी। और ये सारे पूरे इनेट इम्यूनिटी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी। ओके, और इसका मेजर पर्पस यही होता है, दो मेजर पर्पस है, 2 मेथड पे काम करता है। अगर हम लोग इसको देखें मेथड्स अगर हम लोग देखें तो 2 मेथड्स पे ये काम करता है। एक तो क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस, है ना, पैथोजेंस के एंट्री को रोकता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे बॉडी में डिसऑर्डर काउज करता है उसको रोकता है। और दूसरा क्या होता है, किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, सीधे माइक्रोब्स को किल कर देता है। मतलब ये 2 सिस्टम पे काम करता है। बिफोर इन्फेक्शन, मतलब इसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होगा, बिफोर इन्फेक्शन, और इसकी वजह से कब, जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन हो गया ना, तब ये काम करे। ओके, तो ये 2 अलग अलग सिस्टम पे ये काम करता है। ठीक, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर इनेट इम्यूनिटी में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। ओके, अगर हम लोग जनरल वे में कंपोनेंट्स को देखें, इनेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स को देखें, तो आपको अलग अलग टाइप के बैरियर्स मिलेंगे। ओके, मैं पहले लिख देता हूं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैरियर्स। ओके, तो ये बैरियर्स आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। ये अलग अलग टाइप के बैरियर क्या हो सकते हैं भाई, तो आपको मिलेगा फिजिकल बैरियर या एनाटॉमिकल बैरियर बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजिकल बैरियर मिलेगा, साइटोकाइन बैरियर मिलेगा, सेलुलर डिफेंस सिस्टम मिलेगा, ये सब मिलता है। तो सबसे पहला क्या हो गया, फिजिकल या इस और एनाटॉमिकल बैरियर। ओके, फिजियोलॉजिकल बैरियर मिलेगा आपको, साइटोलॉजिकल बैरियर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, और क्या भाई, साइटोकाइन बैरियर भी बोला जाता है एक। साइटोकाइन बैरियर्स हो सकता है ना। ये सब अलग अलग टाइप के बैरियर मिलते हैं आपको। नेचुरल किलर भी होता है, सो वो तो उसी में आता है। साइटोकाइन बैरियर के बाद फिर आपको उसी में आ जाएगा नेचुरल किलर वगैरह जो होता है वो आ जाएगा। इन्फ्लामेशन बैरियर हो सकता है या इन्फ्लामेटरी बैरियर हो सकता है, वो मैं एक साथ कर दूंगा, सबको एक साथ में कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये एक ही में कर देता हूँ। ये सब कुछ स्पेशल टाइप के बैरियर हैं जो इनेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके सबको देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल बैरियर का या एनाटॉमिकल बैरियर का।
देखो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है। फिजिकल बैरियर मतलब हमारे बॉडी के सिस्टम में प्रेजेंट हो या फिर हमारे बॉडी के एनाटॉमिकल टिश्यू लेवल पे ये सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस। ओके, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्किन, है ना। तो स्किन के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे, अगर मान लो देखोगे कि कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो गया, स्किन में इंजरी हो गई, तो जनरली क्या होता है, वहाँ पे घाव पैदा हो जाता है, वहाँ पे स्कैर पैदा हो जाता है ना। तो उंड वगैरह डेवलप कर जाता है उस रीजन में इन्फेक्शन हो जाता है। स्पेशली जो बर्निंग पीपल्स होते हैं ना, उनका स्किन का जो बैरियर होता है वो फिनिश हो जाता है। तो जो बर्न करते हैं तो उनमें इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उनका स्किन जो है वो क्या हो गया है, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। ओके, तो स्किन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसको, इन्फेक्शन से बचाने में। ओके, इसके अलावा आपका नेजल हेयर्स हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है नेजल हेयर्स का, है ना। आपको पता होगा, आपने रिस्पिरेशन में पढ़ा होगा कि नेजल हेयर्स जो होता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है वेरियस टाइप के इन्फेक्टिव एजेंट्स को। ओके, आपका म्यूकस ग्लैंड हो गया। देखिए म्यूकस ग्लैंड बहुत सारे रीजन में पाया जाता है ना। जैसे कहाँ कहाँ होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में मिलेगा, आपके ओइसोफेगस में मिलेगा, माउथ में मिलेगा आपको, है ना। आपको ये गट में मिलेगा, एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा आपको, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम में मिलेगा आपको, है ना। तो ये सब अलग अलग जोन है, मैं किसी कर देता हूँ, ये अलग अलग जोन है जहाँ पे ये म्यूकस जो होता है ना, वो एक बैरियर के जैसा काम करता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में पैथोजेनिक इन्फेक्शन कम होता है या नहीं होता है, कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करता है इस पूरे सिस्टम को। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, अच्छा इसी में एक और मैं लिख देता हूँ, सीलिया, मैं यहाँ लिखता हूँ, सीलिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ये भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में पाया जाता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजेनिक इन्फेक्शन को रोकने के लिए। ओके, तो अब हम लोग बात क्या करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर का। देखिए फिजियोलॉजिकल बैरियर जनरली कहा जाता है कि ये बायोकेमिकल बेस्ड बैरियर होता है, मतलब हमारे बॉडी के पार्ट से कुछ इस टाइप के सब्सटेंस या केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, बायोकेमिकल बेस्ड डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, है ना। हमारे बॉडी के अंदर बायोकेमिकल डिफेंस सिस्टम पे बेस्ड ये काम करता है बेसिकली, कौन, फिजियोलॉजिकल बैरियर। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो क्या हो सकता है भाई, तो देखिए इसमें होता है फ्रेंडली माइक्रोब्स। ओके, इसमें आ जाएगा बॉडी टेम्परेचर। ओके, इसमें आ जाएगा आपको पीएच भी आ जाएगा, इवन केमिकल्स लाइक क्या भाई, तो वाइन हो गया, स्वेट हो गया, सेरोमीन का नाम मैं लिख देता हूँ, सेरोमीन हो गया, लाइसोजाइम हो गया, बाइल हो गया, इसी में कर देता हूँ, है ना। ये सब क्या है भाई, केमिकल्स प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी के द्वारा, है ना। फ्रेंडली माइक्रोब, सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। देखो एक्चुअली में हमारा बॉडी जो होता है ना, उसका सरफेस या उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स डेवलप होते हैं। जैसे आपको याद होगा, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन के जोन में कुछ माइक्रोब्स डेवलप होते हैं जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर फीड करते हैं, है ना। तो अनडाइजेस्टेड फूड के ऊपर फीड करेंगे तो क्या करेंगे भाई, वो
विटामिन का भी फॉर्मेशन करते हैं, है ना, विटामिन B12 वगैरह का भी फॉर्मेशन करते हैं, आपको याद होगा। और साथ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने में भी। ओके, उसी तरह से बॉडी टेम्परेचर, देखो बॉडी टेम्परेचर कहने का मतलब फीवर। आप देखिएगा जनरली अगर इन्फेक्शन होता है तो फीवर आता है ना, किसी पर्सन को फीवर आता है। फीवर से क्या होता है भाई, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने से बहुत सारे माइक्रोब्स डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। एक स्पेसिफिक बॉडी टेम्परेचर पे माइक्रोब्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए हमारे बॉडी का फीवर जो होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। ओके, तो बॉडी टेम्परेचर वही हो गया। पीएच बहुत कॉमन बात है, आपको पता है आपके सलीवा का कुछ स्पेसिफिक पीएच है। आपका जो स्टमक है उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो होता है, गैस्ट्रिक जूस, उसका एक स्पेसिफिक पीएच है। अगर हम लोग आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के जोन में तो वहाँ भी कुछ स्पेसिफिक पीएच है। तो कहीं ना कहीं ये पीएच लेवल जो अपना फिजियोलॉजिकल वर्क है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, वो तो करता ही है, साथ ही साथ क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है माइक्रोब्स को कंट्रोल करने में भी, इन्फेक्शियस एजेंट को कंट्रोल करने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यही है ये पीएच। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कुछ केमिकल्स रिलीज होता है। मैंने बताया ना कि फिजियोलॉजिकल बैरियर जो होता है वो कुछ केमिकल बेस्ड बैरियर होता है, बायोकेमिकल। तो बायोकेमिकल के रूप में जैसे वाइल्ड, आपको याद होगा सीबम, है ना, सेबम प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, हमारे स्किन पे सीबेसियस ग्लैंड पाया जाता है, सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा सेबम प्रोड्यूस होता है। ये माइक्रोब्स को ग्रोथ से रोकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ से रोकता है ना। मैंने बताया था ना डर्मिटाइटिस में क्या होता है कि सीबम का सिक्रेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन। ओके, उसी तरह से स्वेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कह सकते हैं एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होता है इसमें, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटी कह सकते हो माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो आउट करता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी के ऊपर ग्रोथ नहीं होता बहुत सारे माइक्रोब्स का। ओके, उसी तरह से सेरुमिन, ईयर वैक्स, क्या बोलते हैं इसको, ईयर वैक्स, है ना। ये ईयर वैक्स क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, आपके ईयर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है उससे आपको बचाता है, ईयर वैक्स। ओके, उसी तरह से लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा लाइसोजाइम पाया जाता है कहाँ, तो आपके सलीवा में पाया जाता है लाइसोजाइम, है ना। इवन आपके टीयर्स जो होता है ना, टीयर्स में पाया जाता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है लाइसोजाइम की। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। बाइल रिस्पॉन्सिबल है इसी चीज़ के लिए, है ना, मतलब एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के लिए, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वेरियस टाइप के फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन से हमको बचाते हैं। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर के बाद हम लोग देख लेते हैं साइटोलॉजिकल बैरियर। जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर बैरियर। टिश्यू लेवल का बैरियर हम लोग देख चुके, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेलुलर बैरियर का। देखो सेलुलर बैरियर को अगर हम लोग देखें तो जनरली दो टाइप का बैरियर माना जाता है इसमें। एक को होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैगोसाइटिक, और एक बोलते हैं जिसका नाम है नेचुरल किलर। फैगोसाइटिक और नेचुरल किलर, ये दो टाइप का होता है। ओके, फैगोसाइटिक को अगर हम लोग देखें तो फिर हम लोग इसको बांट सकते हैं। फैगोसाइटिक को एक हो जाएगा ल्यूकोसाइटिक और एक हो जाएगा मैक्रोफेजेस। याद होगा आपको, ल्यूकोसाइटिक कहाँ पाया जाता है, ब्लड में, है ना। इसका ऑरिजिन क्या है, ब्लड है। इसका ऑरिजिन मेन रूप से आपके ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो ल्यूकोसाइटिक को भी हम बांट सकते हैं। देखिए ल्यूकोसाइट को अगर हम लोग बांटे तो फिर दो टाइप में आ जाएगा। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, फैगोसाइटिक में ल्यूकोसाइट में हो जाएगा मोनोसाइट, एक हो जाएगा मोनोसाइट और एक हो जाएगा आपका न्यूट्रोफिल, एक हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। ये दो इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता है कि न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट होता है। ये क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट काफी बड़ा बड़ा होता है, लार्जर साइज का होता है। ये क्या होता है, लार्जर साइज का होता है।
और ये दोनों फैगोसाइटिक नेचर का होता है। कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जो पैथोजेंस इंटर किए हैं उनको सीधे इनगल्फ कर जाता है, उसको सीधे इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाता है। फैगोसाइटिक का रोल क्या होता है? इनगल्फ माइक्रोब्स एंड डाइजेस्टेड यही मेन इसका पर्पस होता है, किसका? फैगोसाइटिक का। तो मैंने आपको क्या बताया, सेलुलर बैरियर दो कैटेगराइजेशन में हमने बांटा, फैगोसाइटिक और नेचुरल किलर। फैगोसाइटिक को हम बांट रहे हैं ल्यूकोसाइटिक और मैक्रोफेगस। ल्यूकोसाइट जो होता है उसमें ब्लड का ऑरिजिन मेन रूप से होता है, तो इसमें मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल हो गया। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो इनगल्फिंग ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स, इनगल्फिंग ऑफ एनी टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स एंड इवन फॉरेन पार्टिकल्स व्हिच एंटर इनसाइड द ब्लड के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करता है वो सबको इनगल्फ कर जाता है, ये उसको डाइजेस्ट कर जाता है, डायरेक्टली ये काम करता है। अगर हम लोग देखते हैं मैक्रोफेगस को, देखो मैक्रोफेगस जो पाया जाता है आपको याद होगा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इसी के अंदर पाया जाता था मैक्रोफेगस, है ना। और मैक्रोफेगस जो होता है उसका भी काम वही होता है, इसका भी वही पर्पस है। कैसा होता है भाई? तो फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी, इसमें भी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी होता है। ओके, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी इसकी भी होती है। क्लियर है? अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ये मोनोसाइट या न्यूट्रोफिल कैसे वर्क करता है, इसका एक प्रॉपर फंक्शन है। देखो न्यूट्रोफिल को अगर आप देखोगे तो जनरली न्यूट्रोफिल के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट एबंडेंट तो है और ये एक स्पेशल टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, दैट इज PMNL। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी में इसका जिक्र किया गया है, PMNL, है ना। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस न्यूट्रोफिल के बारे में। PMNL क्या हो गया भाई? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देखो यही टर्म यूज होता है इसके लिए, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट। नाम से पता चल रहा है पॉलीमॉर्फो, मॉर्फो मतलब क्या होता है? फिजिकल शेप कर सकते हो, तो उसका शेप बदलता रहता है। एक्चुअली में एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है इससे, डाइपेडेसिस। देखो डाइपेडेसिस क्या होता है? डाइपेडेसिस क्या है कि जैसे ये आपका ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल्स के अंदर में पाया जा रहा है न्यूट्रोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल क्या होगा भाई? ब्लड वेसल से बाहर आ जाएगा और पहुंच जाएगा इन्फेक्टिव साइट पे, इन्फेक्टिव साइट पे पहुंच जाएगा और डिस्ट्रॉय कर देगा माइक्रोब को, और डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर वापस चला जाएगा किसके अंदर? ब्लड वेसल्स के अंदर। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डाइपेडेसिस। मतलब कि अमीबिक मूवमेंट के द्वारा ये न्यूट्रोफिल, कौन सा मूवमेंट? अमीबिक मूवमेंट के द्वारा ये न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और ब्लड वेसल से बाहर आकर के उस साइट पे पहुंच जाता है जहां पे इन्फेक्शन है या फिर जहां पे माइक्रोब्स अवेलेबल है या जहां पे कोई कुछ गड़बड़ी लगती है, वहां पे पहुंच जाएगा और वहां पे उसको ट्रीट कर देगा सीधे। अगर मान लो फॉरेन पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, उसको इनगल्फ कर लेगा। अगर कोई बैक्टीरिया है उसको इनगल्फ कर लेगा और इनगल्फ करने के बाद फिर वापस ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। ओके, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइपेडेसिस। और एक टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट, सॉरी ल्यूकोसाइट। ओके, तो ये हमारा किसका रोल हुआ? न्यूट्रोफिल का। स्पेशली न्यूट्रोफिल इस टाइप का काम करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेंगे नेचुरल किलर के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए नेचुरल किलर की बात करते हैं हम लोग। इसको हम लोग एनके सेल बोलते हैं या इसी को बोलते हैं नल सेल। क्या बोलते हैं? नल सेल। नेचुरल किलर को हम लोग बोलते हैं क्या? एनके सेल, या फिर बोलते हैं इसको क्या? नल सेल। ओके, अब ये एनके सेल जो होता है इसका ओरिजिन अगर आप देखोगे, इसका ओरिजिन क्या है भाई? तो बोन मैरो, है ना। इसका ओरिजिन क्या है? बोन मैरो का ओरिजिन है इसका।
है ना, बोन मैरो से ही ये ऑरिजिनेट करता है बेसिकली। ओके, और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो देखिए काम कैसे करता है। देखो जैसे मान लो ये कोई माइक्रोब्स है, ये क्या है, माइक्रोब है ना, और ये है आपका एनके सेल, ये एनके सेल है, ये एनके सेल इस माइक्रोब्स के ऊपर एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद क्या करता है ना, परफोरेशन काउंस कर देता है इसमें, परफोरेशन इन टारगेट सेल। टारगेट सेल जो माइक्रोब्स है उसके अंदर परफोरेशन काउंस कर देता है। तो परफोरेशन काउंस कर देगा तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर एक पोर क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से एक पोर क्रिएट देखिए हो जाएगा, ये पोर है, ये पोर क्रिएट हो गया। अब पोर जब क्रिएट होगा तो क्या होगा, उस माइक्रोब्स में वाटर का एंट्री शुरू हो जाएगा, वाटर का एंट्री इस माइक्रोब्स में शुरू हो जाएगा, वाटर इंटर करने लगेगा, और वाटर इंटर करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा, ये ब्रस्ट कर जाएगा, है ना। इस टाइप से कुछ काम करता है हमारा नल सेल, नेचुरल किलर सेल, एनके सेल। ओके, तो ये है हमारा नेचुरल किलर सेल। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, दैट इज साइटोकाइन बैरियर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखिए साइटोकाइन बैरियर, देखो एक्चुअली में ये प्रोटीन होता है, ये क्या होता है, प्रोटीन होता है, वैसा प्रोटीन जो हमारे बॉडी में सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय इन्फेक्टेड सेल after coming in contact with some foreign agent, in the form of antigens, है ना। एंटीजेंस के फॉर्म में अगर कोई फॉरेन एजेंट है तो उस एंटीजेन के फॉर्म में जो फॉरेन एजेंट होता है ना, उसके द्वारा ये प्रोटीनियस टाइप का मैटर पैदा किया जाता है। ओके, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। अगर इस प्रोटीनियस बैरियर को अगर हम लोग देखते हैं तो जनरली क्या होता है कि वो कौन सा प्रोटीन पैदा करता है, वो प्रोटीन क्या है। देखो उस प्रोटीन को अगर हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन, काफी इंपॉर्टेंट प्रोटीन माना जाता है इंटरफेरॉन्स। ओके, अब देखो इंटरफेरॉन को अगर हम लोग देखें तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरफेरॉन, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन में काम करता है। तो इंटरफेरॉन क्या है भाई, तो अ काइंड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन है। ये क्या है, एक टाइप का ग्लाइकोप्रोटीन है जो किसके द्वारा पैदा किया जाता है, बाई इन्फेक्टेड सेल, स्पेशली बाई वायरस, है ना। वायरस इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई सेल है ना हमारे बॉडी में, तो उस वायरस इन्फेक्शन की वजह से वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो उस सेल के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, अगर हम लोग देखें इसका काम क्या है भाई, तो ये अलर्ट कर देता है, अलर्ट अदर सेल to prevent against वायरल इन्फेक्शन। एक्चुअली में इंटरफेरॉन की वजह से जो दूसरे नॉन इफेक्टेड सेल है ना, उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट तैयार हो जाता है, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन उनको नहीं हो पाता है, वायरल इन्फेक्शन से वो बचा हुआ रहता है। ओके, तो इसी तरह से अलर्ट करता है ये कि मैं लिख देता हूं, फ्रेश सेल प्रोड्यूस अ बैरियर अराउंड इट्स सरफेस,
which has एंटीवायरल प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी होता है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी की वजह से उसमें वो सेल जो होता है वायरल इन्फेक्शन से बचा हुआ रहता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए साइटोकाइन बैरियर। इसी में हम लोग और देख लेते हैं। एक हो जाएगा इन्फ्लामेटरी बैरियर। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी बैरियर। देखो इन्फ्लामेटरी बैरियर को अगर हम लोग देखें तो इन्फ्लामेटरी बैरियर क्या करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है, पेन काउज करता है, इस तरह का इफेक्ट है इसका। तो ये क्या काउज करता है, काउज पेन, इन्फ्लामेशन, रेडनेस कह सकते हो आप, है ना, रेडनेस काउज करेगा, हीट काउज करेगा, etc, है ना, ये सब चीज काउज करता है इन्फेक्टेड एरिया, है ना। आपको याद होगा कि प्रोवाइड बाय मास्ट सेल एक्टिवेशन, है ना। मास्ट सेल जब एक्टिवेट होता है, मास्ट सेल कहाँ पाया जाता है, फिर से वही कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, कहाँ पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाया जाता है ना। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो मास्ट सेल पाया जाता है, उस मास्ट सेल से देखिए क्या निकलता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेटरी बैरियर के लिए। उससे निकल रहा है क्या, हिस्टामिन, क्या निकलेगा, हिस्टामिन निकलता है। उससे निकलता है प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, ये हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह निकलता है। और ये क्या काउज करता है, इन्फ्लामेशन काउज करता है। कैसे काउज करता है, तो एक्चुअली में ये वैसोकंस्ट्रिक्टर और वैसोडायलेटर होता है, तो वहां पे ब्लड का सप्लाई बढ़ा देता है ये, तो ब्लड का सप्लाई उस एरिया में बढ़ जाएगा, प्लाज्मा कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो एरिया स्वेल कर जाता है ना। और वहां पे आपको नर्व्स जो होते हैं, वहां इंडिकेशन नर्व्स जो होते हैं वो अपने रिस्पॉन्स सॉल्व करने लगते हैं, जिसका मैसेज आपके ब्रेन में जाना शुरू हो जाता है ना। तो इसकी वजह से पेन काउज होता है वहाँ पे, चूंकि बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है ब्लड के पार्टिकल्स का, प्लाज्मा का, तो इसकी वजह से वो एरिया हॉट भी हो जाता है और रेडिश हो जाता है ना। तो ये सब काउज करता है कौन, इन्फ्लामेशन बैरियर। ओके, तो ये सारे बैरियर जो आप देख रहे हो ना, ये सारे बैरियर मिलकर के हमारे बॉडी के इनेट इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, सपोर्टिव मैटर है ये सब इनेट इम्यूनिटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और हम लोग बात कर लेते हैं, हालांकि उसका चर्चा एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का हम लोग बात कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सिस्टम क्या करता है कि प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस एंड ऑल्सो एक्टिव आफ्टर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के बाद बेसिकली ये एक्टिव हो जाता है, मतलब पैथोजन की एंट्री को तो ये रोकता ही है, लेकिन मेन रूप से इन्फेक्शन के बाद ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, पैथोजन को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। कैसे काम करता है उसको जरा देख लेते हैं हम लोग। एक्चुअली में अगर आप देखिएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, मैं पहले it is based on 20 to 30 serum protein, है ना। हमारे बॉडी में सेरम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, लगभग 20 से 30 सेरम प्रोटीन्स पाए जाते हैं, चाहे वो प्लाज्मा लेवल पे हो या फिर ब्लड के अंदर हो, बॉडी फ्लूइड के अंदर हो, वहाँ पाए जाते हैं। तो ये 20 to 30 जो सेरम प्रोटीन होते हैं
उसको हम लोग अगर हम लोग देखें कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का, मैं यहाँ बता देता हूँ बहुत अच्छे। हम लोग टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम देख लेते हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं क्लासिकल और एक को बोलेंगे क्लासिकल और दूसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट। दूसरे को बोलेंगे अल्टरनेट। ये दो टाइप का पाथवे होता है, दैट इज पाथवे। ये दो टाइप का पाथवे जो होता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे को हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग को क्या करेगा भाई, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि अल्टरनेट पाथवे जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनेट इम्यूनिटी के लिए, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। ये होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए, ये होता है इनेट इम्यूनिटी के लिए। तो कैसे काम करता है जरा ये देख ले। अब देखिए, अगर हम लोग देखते हैं इनेट इम्यूनिटी में इसका क्या रोल होता है, तो जैसे देखो मैंने अभी आपको बताया अल्टरनेट पाथवे। तो अल्टरनेट पाथवे जो होता है वो एक्टिव होता है, मैं लिख देता हूं, बिकम एक्टिव बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल इन्फेक्शन के बाद ये एक्टिव हो जाता है। ओके, पहले से एक्टिव नहीं रहेगा, माइक्रोबियल इन्फेक्शन जैसे ही आपके बॉडी में होगा ये एक्टिव हो जाएगा। और कैसे काम करेगा भाई, तो ये क्या करता है, प्रोवाइड ट्रांसमेम्ब्रेन पोर बाय एक्शन ऑफ प्रोटीन, सीरम प्रोटीन मैं कर देता हूं, बाय एक्शन ऑफ सीरम प्रोटीन ओवर माइक्रोब्स, है ना। माइक्रोब्स के सरफेस पे, माइक्रोब्स के मेम्ब्रेन के ऊपर एक पोर क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सीरम प्रोटीन। और इस पोर की वजह से फिर क्या होगा, जो पुराना प्रोसेस मैंने बताया था कि वाटर का एंट्री शुरू हो जाता है। वाटर का एंट्री शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, लाइटिक एक्टिविटी शुरू हो जाएगा। तो लिख देते हैं water entered in microbes and microbial lysis take place। और क्या होता है, माइक्रोबियल लाइसिस शुरू हो जाता है, मतलब वो माइक्रोब जो होता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमारे बॉडी में इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो कैसे काम करता है। ओके, अब इसके बाद का जो हमारा अगला वीडियो होगा वो होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू।